नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक, 12 एआई स्टार्टअप्स ने पेश किए नवाचार, भारत में एआई से वैश्विक नेतृत्व पर जोर। मनोज तिवारी मुंबई दौरे पर, बीएमसी चुनाव में महायुति के पक्ष में माहौल तैयार होने का दावा, मेयर पद पर शिवाजी विचारों वाले होंगे। हरिद्वार में उर्मिला सोनावत से 7 घंटे एसआईटी पूछताछ, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का किया आश्वासन। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस रोजगार और ग्रामीण विकास के खिलाफ, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देगा 100 से 125 दिन काम और सीधे बैंक भगवान। पटना सराफा बाजार में सुरक्षा की दहशत, हेलमेट, मास्क और बुर्का नकाब में ग्राहकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक अहम बैठक की, जो अगले महीने भारत में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित की गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई करने वाले 12 एआई स्टार्टअप्स ने भाग लिया और अपने नवाचार और कार्यों की जानकारी दी। पीएम कार्यालय के अनुसार ये स्टार्टअप्स हेल्थ केयर, बहुभाषी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मटेरियल रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स के लिए है। बैठक में प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्टार्टअप्स को भारत के भविष्य का सह-निर्माता बताते हुए मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना से प्रेरित नैतिक, पारदर्शी और समावेशी एआई मॉडल विकसित करने के पर बल दिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव, राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद सहित कई प्रमुख एआई स्टार्टअप्स के सीईओ और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी क्रम में बीजेपी नेता व सांसद मनोज तिवारी मुंबई दौरे पर है। उत्तर भारतीय मतदाताओं को महायुति की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने दावा किया कि मुंबई में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन चुका है और जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ महायुति के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने मुंबई के विकास को लेकर श्रेयवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, जबकि बीजेपी प्यार, मोहब्बत और सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। मेयर पद को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि खान या ममदानी मेयर नहीं बनेंगे, क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ उन्हीं के विचारों को मानने वाला मेयर बनेगा। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म के आधार पर न तो समाज को बांटती और न ही विकास को रोकती है। कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट के सभी के लिए है। साथ ही उन्होंने टीज की रिपोर्ट और बांग्लादेशी मुद्दे पर चिंता जताते हुए कार्रवाई जारी रहने की बात भी कही है और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत की राजनीति करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के तकरीबन 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव इस समय महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस महानगर पालिका पे नज़र है वो महानगर पालिका है देश की आर्थिक राजधानी का चेहरा, मुंबई की महानगर पालिका। तमाम राजनेता आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर महायुति अपना जोर लगा रही है मुंबई शहर में। मुंबई महाविकास आघाड़ी लगा रही है, मुंबई विकास आघाड़ी लगा रही है। कांग्रेस अलग वंचित के साथ जोर लगा रही है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं बीजेपी के कदावर नेता, सांसद, अभिनेता, गायक मनोज तिवारी जी। मनोज जी, सबसे पहली बात कि 26 साल का आपका मुंबई से नाता है, शायद उससे पहले भी आप आए होंगे। बदलाव तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मुंबई को अगर मनोज तिवारी के नज़रिए से देखना हो तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मुंबई तो एक आकर्षण का केंद्र हमेशा से रही है, लेकिन मुंबई की व्यवस्था में कई बार हमने देखा कहीं मुंबई घोटाले के लिए चर्चा में आ जाती है। मूल स्वरूप तो ये है कि मुंबई आर्थिक राजधानी है। मुंबई आने वालों में बहुत लोगों की किस्मत खुली, हम लोग भी उसी में हैं। लेकिन उस मुंबई को कुछ लोगों ने सुरक्षित नहीं रहने दिया, आतंकवादी घटनाओं के लिए जाना जाने लगा, कभी कोई तरह तरह के बिल्डिंग के घोटालों के लिए जाने लगा। आज मुझे सुकून है
कि ये आर्थिक राजधानी तो है, किस्मत तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ अब मुंबई कोस्टल रोड के लिए जाने जा रही है, अब मेट्रो का जाल बिछ रहा है, इसके लिए जानी जा रही है। मुख्यमंत्री को मेट्रो मैन कहा जा रहा है, एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट की दूरी घट रही है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हुई है और इस बदले हुए स्वरूप में बीएमसी का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीएमसी, चूंकि आपने ही कहा ना कि ये बहुत वन ऑफ द मतलब बेस्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है जहां बजट भी बहुत है, तो उसमें महायुति आए, इसके लिए हम लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। मनोज जी, आप जब आज मुंबई आए होंगे तो कोस्टल रोड भी देखा होगा, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लिखे होंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी देखा होगा, लेकिन कुछ जो विपक्ष में है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, जो 20 साल के लंबे एक सफ़र के बाद एक हुए हैं, मुंबई में सत्ता पाने की जो उनकी कोशिश है, श्रेयवाद की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भी मेट्रो का पोस्टर अपने वचननामे में लगाया है। बीजेपी जो महायुति है, शिंदे सेना है, उन्होंने भी यूज़ करा है। तो श्रेयवाद की इस राजनीति पे क्या कहेंगे? देखिए, एक मौका मिला था उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, लेकिन आप देखे होंगे जो उसके पहले सरकार थी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, वो सारे प्रोजेक्ट रुक गए, सारे ठप पड़ गए। और समाचार में क्या आने लगा कि कोई पालघर में मारा जा रहा है, तो कहीं किसी मुंबई के कोने में पीटा जा रहा है, और उसको वो मुंबई की पहचान नहीं थी, वो महाराष्ट्र की पहचान नहीं थी। आज जिस तेजी से देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है, वही पार्टी एकनाथ शिंदे जी ने किया, वही पार्टी बीएमसी में आए, ये मुंबई की मंशा है। मनोज जी, जिस तरह से 20 साल के लंबे सफ़र के बाद दोनों ठाकरे भाई एक साथ आए हैं, एक वक्त था कि शिवसेना छोड़कर ठाकरे परिवार से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई। अब देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका पे सत्ता का सपना सोचे, जिसका बजट 72,000 करोड़ के करीब है, उस पर सत्ता पाने की मंशा लिए सामने आए हैं। क्या लगता है कि कितने सफल हो पाएंगे वो? क्योंकि एक तरफ वर्तमान में महायुति का काम है, एक तरफ विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है मनोज तिवारी को आप आए मुंबई में प्रचार करने के लिए? देखिए, उद्धव ठाकरे जी राज ठाकरे के साथ बैठेंगे, ये तो कभी कोई सोचा नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र की धरती, मराठी मानुस जो होते हैं वो तो प्रेम देते हैं और प्रेम लेते हैं, बाहें फैला करके वो स्वागत करते हैं सबका। लेकिन राज ठाकरे की नीति तो प्रांतीय जहर फैलाना, भाषाई जहर फैलाना। हम बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले लोग हैं। हम बनारस में रह के और हिंदू हृदय सम्राट की पोस्टर लगाते थे, कभी उस बात को राज ठाकरे समझ सकते हैं? तो उद्धव ठाकरे जी का ये निर्णय उनको नुकसान देगा। एक तरफ एक हाल ही में टाटा टीज की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आने वाले साल 2047 या 50 के भीतर मुंबई की जो आबादी होगी वो हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होगी। इसको लेकर बीजेपी के कई कदावर नेता ने कई बड़े बयान दिए और एक चिंताजनक बात बताई। इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग डेमोग्राफी चेंज के लिए ही काम कर रहे हैं, मगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। एक तरफ और एक बात कही जा रही है, इस समय बहुत चर्चा का विषय बना है, पूरे महाराष्ट्र के नेता, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, बांग्लादेशियों को लेकर एक मुद्दा सामने आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें धरा जा रहा है, बाकायदा पंचनामा किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, फिर उन्हें डिवोट किया जा रहा है। लेकिन मुंबई के कुछ इलाकों के मेंशन किया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, धारावी हो, कुर्ला हो, मालवनी हो, ऐसे खास करके इलाके मेंशन किए गए हैं। देखिए, पहचान छुपा के अपने को कानून की नज़रों से बचा के कोई कितना दिन रहेगा? हमारा क्लियर हमारा पॉलिसी है, इलीगल घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, पता करिए, डिलीट, उनको मतदान सूची से गायब कर, डिलीट मारिए और डिपोर्ट, फिर उनको हम उनके घर तक पहुंचा के आएंगे। मुंबई की धरती कर्मभूमि पे आप पहुंचे हैं, कोई खास एक गीत, हमेशा आप इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उत्तर भारतीय को संबोधित करेंगे, कई इलाकों में जाएंगे, कोई खास उनके लिए मैसेज
क्या संदेश मनोज तिवारी नहीं, की हम ओर से? तो आए हैं मुंबा माता, हम तोरे द्वार हो, सेवा का भाव लिए, मोदी है तैयार हो, महायुति है तैयार हो। तो उसमें हम प्रार्थना यही करने जा रहे हैं कि मिलके दौड़ा दो विकास की डगरिया, महायुति के संग चले मुंबई नगरिया। एक आखिरी सवाल, इस समय प्रचार का दौर एकदम धुआंधार चल रहा है, दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष इधर उधर ये से। धुआंधार, ठीक बोले आप। एकदम, लेकिन मुंबई का महापौर, सत्ता पक्ष भी बोल रहा है मुंबई का महापौर मराठी माणूस बनेगा, विपक्ष भी बोल रहा है मराठी माणूस बनेगा, लेकिन एमआईएम की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है ममदानी बनेगा, शेख बन सकता है, खान बन सकता है। ओवैसी की तरह के एक वारिस पठान जो एक विधायक रह चुके हैं, बार बार लगातार आए दिन वो बयान दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र जो मराठी मानूस है, हम सब जो जहां से भी लोग यहाँ के आ रहा है वो मराठी मानूस है, और वो सब लोग मिल करके छत्रपति शिवाजी को मानने वाला कोई यहाँ का मेयर बनेगा। मनोज तिवारी अपने आप को क्या मानते हैं, उत्तर भारतीय की उत्तर भारतीय मराठी मनोज? उत्तर भारतीय मराठी। ये थे मनोज तिवारी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। मुंबई से कैमरामैन संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। हरिद्वार पुलिस द्वारा लगभग 7 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उर्मिला सनावर मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि वे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाकर रहेंगी। एक दिन पूर्व उनके ऑडियो को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के विपक्ष में हैं, इसलिए इस प्रकार की भ्रामक बातें फैलाई न जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कई महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय तक छुपाना आवश्यक था। उर्मिला सनावर ने एसआईटी द्वारा लंबी पूछताछ की गई, जिनमें उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। हालांकि उनके मोबाइल फोन की सीजर की कार्रवाई अभी लंबित है, जिसे कल न्यायालय के समक्ष पूरा किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस संबंध में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उर्मिला सनावर आज एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुई थी और करीब 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की गई। एसआईटी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए। फोन सीजर की प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से पूरी की जाएगी और आगे भी उर्मिला सनावर से जांच में उपेक्षित सहयोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उर्मिला सनावर एसआईटी के समक्ष उपस्थित हुई थी और 4-5 घंटे की एक जांच जो इनसे पूछताछ की गई थी, उसमें एसआईटी के जो प्रश्न थे उनके जवाब उनके द्वारा दिए गए हैं। और कुछ अभी क्योंकि फ़ोन के सीजर वगैरह की कार्रवाई भी लंबित है, उसको मैं आशा करता हूं कि कल न्यायालय के समक्ष इनके द्वारा वो कार्रवाई भी पूर्ण कराई जाएगी और विवेचना में जो अपेक्षित सहयोग है इनके द्वारा आज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इनके द्वारा विवेचना में पूर्णतः सहयोग दिया जाएगा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान पर कहा, कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो रोजगार देने का, गरीब और गांव के विकास का विरोध करती है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से गांव के विकास की, गरीब की रोजगार की गारंटी है। ज्यादा दिहाड़ी की 100 से 125 दिन काम देने की गारंटी है। डेटा मेंटेन होगा, बैंक खातों में सीधे पैसे आएंगे और जब खेती का समय होगा तो उस समय जी राम जी के काम को बंद करके आपको खेती करने का भी अवसर मिल सकता है। खेतीबाड़ी का समय है, उस समय जी राम जी के काम को बंद करके आपको खेतीबाड़ी करने का अवसर मिलेगा, तो आपकी खेतीबाड़ी से भी कमाई होगी, जी राम जी के काम से कमाई होगी, गांव का विकास होगा, विकसित भारत का निर्माण होगा और विकसित गांव का भी निर्माण होगा। पंचायतों को पावर दी है, ना कि राज्य और केंद्र की सरकार को। महात्मा गांधी के गांधी सरनेम तो कुछ लोगों ने ले लिया, लेकिन उनके आदर्श और उनकी सोच नहीं ले पाए। उनकी सोच गरीब का उत्थान और आदर्श गांव बनाने का काम था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो विकसित भारत जी राम जी देश हित में है, गरीब हित में है, गांव हित में है और गरीब के कल्याण के लिए है। कांग्रेस राम के नाम का और गरीब के काम का विरोध कर रही है।
पटना में सर्राफा व्यवसायियों ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शहर के कई सर्राफा बाजारों में ज्वेलरी दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर नोटिस लगाकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि हेलमेट, मास्क, बुर्का या नकाब पहनकर कोई भी दुकानदार दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि हाल के दिनों में अपराधी इन वस्त्रों की आड़ में पहचान छिपाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे न सिर्फ दुकानदारों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, बल्कि ग्राहकों की जान माल पर भी जोखिम बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ग्राहकों से भी सहयोग की अपील की गई है कि ताकि सुरक्षित वातावरण में खरीदारी सुनिश्चित की जा सके। ये बस सिक्योरिटी के मामले में लगाया गया है ताकि जो भी कस्टमर आए उनका चेहरा साफ साफ दिख सके। आए दिन बहुत सा मामला आते रहता है चोरी डकैती का, तो इस मामले को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऐसा पोस्टर लिख करके लगाए हैं। लगभग कितने दुकान हैं यहाँ पर? पूरे बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 50 से ऊपर दुकान होंगे। सब सोने चांदी के दुकान है। सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सुरक्षा के लिए हेलमेट, मास्क वगैरह पहन के आइएगा तो सामने वाले व्यक्ति का क्या इंटेंशन है, या फिर अगर कुछ वैसा उस तरीके का डकैती वगैरह होता है तो हम लोग पता कर सके कि कौन आया था। प्रशासन को आसानी हो पकड़ने में, अपराधी जो भी होंगे। तो अगर मास्क या हेलमेट लगाए हुए होंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, ना प्रशासन कभी पकड़ पाएंगे। जो चेहरा दिखेगा तो उन लोगों को आसानी होगा। क्या नाम है? स्नेह नाम है मेरा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां आरपीएफ ने रेलवे की जमीन पर बनी करीब 1 दर्जन दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। यह कार्रवाई थाना सदर बाजार क्षेत्र के माल गोदाम रोड पर की गई। रेलवे प्रशासन ने पहले दुकानदारों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया था, लेकिन तय समय में कब्जा नहीं हटाए जाने पर आरपीएफ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के भीतर दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई को मनमानी बताया और आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीन रही है। देखिए, रेलवे ने अतिक्रमण जो चलाया है तो क्या इसमें सबसे बड़ी कि अगर रेलवे को इससे क्या लाभ मिल रहा है, यहाँ पर क्या रेलवे बनाना चाह रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि माननीय उच्च न्यायालय में दुकानदारों ने मुकदमा भी करा है, विचाराधीन है। हाँ, किसी गुप्ता जी किशोर गुप्ता के नाम से, कुशल गुप्ता जी के नाम से मुकदमा किया गया है और विचाराधीन है मुकदमा। उसके बावजूद भी लगभग 35-40 सालों से ये दुकानें चल रही थी। किराने की भी थी, चाय की भी थी। तमाम गरीब परिवार अपने परिवार का पालन पोषण इन्हीं दुकानों के माध्यम से 35-40 साल से कर रहे थे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजी रोटी देने के बजाय रोजी रोटी छीनने का काम किया गया है। इन लोगों को उजाड़ दिया, दुकानें तोड़ दी गई हैं और इन लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। सरकार 40 साल पुरानी दुकानें हैं, ये रोजी रोटी देने के बजाय छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरासर नाइंसाफी इन लोगों के साथ, हमारे दुकानदार भाइयों के साथ हुई है और इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह इनके समर्थन में है। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर है कि ब्लॉक प्रमुख के भतीजे सुफियान की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सत्येंद्र उर्फ पिंटू चौधरी, भुर्रा उर्फ रविंद्र और बबलू उर्फ विजय के कब्जे से लूटी गई पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी को देर शाम आम के बाग के पैमाइश को लेकर हुई विवाद के बाद यह हत्या की गई थी। गिरफ्तार 3 आरोपी आपस में भाई बताए जा रहे हैं। घटना के समय बाग के फ्रंट की पैमाइश के दौरान अचानक वारदात हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। फिलहाल मामले में 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार है और उनकी तलाश जारी है। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा अपराध संख्या 7/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही पे पिस्टल भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में जो घटनाक्रम है उसके अनुसार सुफियान और उसका भाई अकरम ये जो है ज़मीन की नाप के क्रम में नीमखेड़ा गांव गए हुए थे। दौरान वहां पहले से उपस्थित अभित गणों द्वारा
इनसे जो है नोकझोंक की गई। नोकझोंक के दौरान आपस में विवाद बढ़ा और विवाद के दौरान जो है सुफियान की पीट कर हत्या कर दी गई और मौके से एक दूसरा जो सुफियान का भाई था वो घायल हो गया। पटना जिले में लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड के मद्देनजर प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। डीएम त्यागरंजन एमएस के निर्देशानुसार जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों, प्री स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश 9 जनवरी 2026 से लागू होकर 11 जनवरी तक प्रभावित रहेगा। इसके तहत छोटे बच्चों को इस भीषण शीतलहर में स्कूल आने की आवश्यकता नहीं होगी। कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए एजुकेशनल एक्टिविटी सुबह 10:30 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद नहीं आयोजित की जा सकेगी। हालांकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं और परीक्षा इस आदेश से मुक्त रखी गई है ताकि उनकी तैयारियां प्रभावित ना हो। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधनों को आदेश का सख्त पालन करने के निर्देश दिए हैं और मौसम की स्थिति बिगड़ने पर इस अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ महादेव मंदिर भारत के स्वाभिमान, सहनशीलता और पुनर्निर्माण की अद्वितीय गाथा का प्रतीक रहा है। इतिहास में बार बार हुए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ हर बार और अधिक मजबूती के साथ खड़ा हुआ, जो आज राष्ट्र के अटूट गौरव का प्रतीक बन चुका है। इस गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। पर्व के अंतर्गत 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक भव्य शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। बता दें कि सोमनाथ महादेव मंदिर भारत के स्वाभिमान, सहनशीलता और फिर से बनाने की एक अनोखी कहानी पेश करता है। बार बार हुए हमलों के बावजूद सोमनाथ बार बार उठा है। यह तीर्थ जो आज तक मजबूती से खड़ा है, देश के पक्के गर्व का प्रतीक बन गया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी इतिहास को आज की पीढ़ी तक जिंदा करने की एक कोशिश है। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक भव्य शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है। अभी हम भी जूनागढ़ से जुड़े हैं। हम 500 साधक जूनागढ़ से आए हैं और हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कीर्तन करेंगे और ओमकार के नाद करेंगे। 8 तारीख से 11 तारीख को लेकर जो नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सोमनाथ आज पूरा भक्तिमय हो रहा है और पूरा यहाँ भक्तिमय वातावरण है। और हम 11 तारीख को भी नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लिए खूब ये गर्व की बात है। इतने सालों में कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। सोमनाथ पूरा भक्तिमय हो गया है। हमें इस पर्व में जुड़ने का जो आनंद मिला है, हम अपना सौभाग्य समझते हैं। इसके लिए 8, 9, 10 वो जो महापर्व की उजवणी हो रही है सोमनाथ महादेव की, वडाप्रधान श्री मोदी जी ना मार्गदर्शन हेठળ, तो हम इसमें आज भाग लेने आए हैं। आज भी आए हैं और 11 तारीख को भी आएगा। बहुत बहुत बढ़िया वातावरण है और हम सब ने पहले योग किया और बाद में अब सत्संग भजन कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण सोमनाथ का बहुत दिव्य है। इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है यहाँ ही रुक जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 11 तारीख को, हम तब भी आएंगे और आज भी आए हैं। सोमनाथ दादा की बहुत अच्छी वेव्स यहाँ है। सभी जगह सब लोग खुश ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। सभी को मैं विनती कर रही हूँ कि इस दिन के 4 दिन में सभी एक दूसरे को बोले और यहाँ आए। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।